हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेडिटेशन, साधना, गहन पूजा जो भी आप कह सकते हो, वो सब करने की बात कर रहे हैं। बड़े दिलचस्प बहुत ही अच्छी-अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। हालाँकि इन तस्वीरों के बाहर आने के खिलाफ अपोज़िशन ने चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट की थी कि अब ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिरी मरहले का चुनाव इससे मुतासिर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा अपोजिशन लीडर्स चाहते थे। लेकिन वहां से जिस तरह की खबरें हैं, जितने कैमरे लगे हुए हैं मेडिटेशन के दौरान, शायद ही कोई सर्कस में बैठा हुआ कोई आदमी अगर ये कहे कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल अजीब बात होगी, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? आने वाले वक्त में क्या इलेक्शन के रिजल्ट किस तरह के आने वाले हैं? क्या ये झोला उठा के जाने की तैयारी है या किसी तरह से गिनती में गड़बड़ी करने की तैयारी है? चूंकि इस किस्म के इल्जामात लगते रहे हैं और अब तक चुनाव आयोग ने वोटों की तादाद अलग अलग बता करके ये जाहिर कर दिया कि कुछ ना कुछ अंदर चल रहा है। वो क्या कुछ चल रहा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी ने अपोजिशन के लीडर्स को, अपोजिशन के काडर को यह अपील की है कि अपनी पैनी नजर गिनती के जो सेंटर्स हैं, जहां मशीनें रखी हैं, उस पर जरूर रखें। सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। इन तमाम हालात के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी से उनका ताल्लुक है, नागपुर में रहते हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में विश्लेषण करते हैं, अपनी बात रखते हैं। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी की तस्वीरें देख करके आपको क्या कुछ लग रहा है? क्या है ये पूरी कहानी, क्या कुछ है? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करें, फिर आपके प्रश्न पर आ जाएं और देखें। सवाल यह है कि तस्वीर और तकदीर, तहरीर और तफसीर ये बड़ी अलग अलग चीजें होती हैं। तस्वीर तो कैमरा खींच लेता है, तकदीर जो है कुदरत के हाथ में होती है, तस्वीर को कलाकार संवार देते हैं, और तहरीर तो आप जैसा चाहे वैसा लिख लें, ये तो अपने अपने चीजों में डिपेंड करती है। सवाल सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि पाखंड का हद हो गया, हम्म, भाषा में शालीनता गायब, हम्म, शब्दों में उदंड हो गया। मोदी जी, ये ध्यान दीजिए, पाखंड का अंत हो गया। ये हम्म, पाखंड का अंत है। हम्म, इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं होगा। आप एक बात बताइए कि इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हूं, हम्म, और जो बायोलॉजिकल पैदा नहीं है वो अवतारित है। हम्म, और जो अवतारित होता है उसमें दया होता है, क्षमा होता है, करुणा होती है, भाव होता है, प्रेम होता है। और ये नफरत की भाषा बोलने वाले, समाज को लड़ाने वाले, इंसान में इंसानियत को खत्म कराने की बात करना, इंसान को शैतान बनाने के रास्ते पे ले जाने की भाषा करने वाला, आज स्वामी विवेकानंद के समाधि पर पहुंचा है। हम्म, और वो स्वामी विवेकानंद जी हैं जिनके बारे में आपको मालूम है, शून्य पर उन्होंने घंटों बोला था। तो जो अपने आप को, यानी बायोलॉजिकल पैदा न होकर अवतारित अर्थात भगवान बना था, आज एक विद्वान के चरणों में जाकर बैठ गया, हम्म, एक इंसान के चरणों में जाकर बैठ गया। तो इसने अपनी तीन चीजों को खुद अपने मुख से झुठला दिया। एक ये, अगर भगवान है तो सर्वयामी है, अगर अवतारित है तो ये किसी कार्य के लिए अवतरण लिया होगा। तो क्या यही अगर कार्य है तो फिर साधु बन जाए, फिर देश के प्रधानमंत्री पद पर 10 साल इसने क्या किया ये तो बता दे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों तरफ से अपने आप को क्या बताना चाहता है। एक जगह इसने जब बोला था, आपको मालूम है, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाली बात, तो उस वक्त मुझे बड़ी हंसी आई। 6 भाइयों में एक भाई है, तो इसके बाप ने भी तो ज्यादा बच्चा पैदा कर दिया था। सोचने हम्म, की बात है कि नहीं है। तो मेरे को ये लगी कि यह आदमी जो है झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलता, और सत्य ईश्वर है, हम्म, क्योंकि इस पर फिल्म भी बनी थी, हम्म, सत्यम शिवम सुंदरम। समझ हम्म, लीजिएगा,
सत्य शिव है, शिव सुंदर है और यही भगवान है। तो अब ये लगा कि आजकल क्या भगवान ने भी अपना रूप बदल दिया क्या? अब सत्य के जगह झूठ आ गया और ये वहां पहुंचा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, देश के शासकों में जब देश के अंदर लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार बनाने का जब जिक्र चलेगा, तो ये एक बात और चलेगा कि एक ऐसा पाखंडी था कि जो देश के करोड़ों करोड़ों रुपया अपने पाखंड पर बर्बाद करता था। ये धर्म जो है वो राष्ट्र का धर्म नहीं है, धर्म जो है व्यक्ति का है। अगर आप मौन धारण करने जा रहे हैं तो छुट्टी लीजिए, जाइए ना। प्राइवेट कैमरा का खर्च, 4000 पुलिस कर्मियों का खर्च, समझिए, वहां कई किस्म के पुलिस वाले लगे हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर से वो देख रहे हैं, समुंदर के अंदर भी नाव पर बैठ करके पुलिस पहरा दे रही है। और ये सारी चीजों का जो खर्च है ये कौन देगा? क्योंकि ऑन ड्यूटी पे पीएम गया है, सरकार के खजाने से जाएगा। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा काजमी साहब, आपको शायद याद होगा, आप पत्रकारिता में थे, हमारे राजेंद्र बाबू एक बार वाराणसी गए राष्ट्रपति होकर। लोहिया जी उस वक्त थे। जब गए तो वहां के पंडित के चरण में अपना सर रख दिया। उस समय लोहिया जी ने यह सवाल उठाया कि राजेंद्र बाबू, आपने देश को पंडितों के चरणों में रख दिया, आप राष्ट्रपति थे। राजेंद्र बाबू ने वहीं से तुरंत अपनी छुट्टी घोषित कराई, अपनी छुट्टी ली और उन्होंने कहा कि आज का दिन मेरा निजी दिन है, मेरा देश नहीं झुकने दिया। उन्होंने ब्राह्मण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया, यानी अपने आप को व्यक्ति के रूप में गए, राष्ट्रपति के रूप में नहीं गए। क्योंकि ये बात उस समय की थी। इसको क्या है, न इसे संविधान से मतलब है, न हिंदुस्तान से मतलब है, न इंसान से मतलब है। इसको तो केवल मतलब हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करके सत्ता की कुर्सी पर बैठने की नीयत से है। और आप जो बोल रहे हैं कि इसको आप किस नजर से देख रहे हैं, हम इसे पाखंड और ढोंग की नजर से देख रहे हैं, चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से देख रहे हैं। इससे हम ये देख रहे हैं कि ये हिंदू वोटों का एकीकरण करने के लिए इस तरह का ड्रामा कर रहा है कि देखो मैं भक्त आदमी हूं और मेरी भक्ति पर आप लोग भरोसा रखें और हमारे को जिताने का काम करें। क्योंकि मतदान से पहले ये पाखंड करना, मतदान के बाद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि उसको तो देखिए मोदी जी बार बार अपने स्टेटमेंट बदलते रहे। आपको याद है बनारस जब वो गए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मेरा सार्वजनिक जीवन खत्म हो जाएगा, हाँ, समाप्त हो जाएगा। फिर अगले ही दिन किसी पब्लिक मीटिंग में फिर मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू किया। तो ये फिर वो बायोलॉजिकल में नहीं हूं, साहब, इसके अंदर गालिब की रूह चली गई है। शाम को जाम लिया, सुबह को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ में जन्नत भी गई। ये तो उसमें का आदमी है। शाम को कहता है, सुबह में कहता है कि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो सामाजिक जीवन हमारा नहीं रहेगा, और बाद में वही करता है। तो ये रोज रोज तौबा करता है, रोज रोज शराब पीता है। लेकिन आपके इस जुमले से गालिब के चाहने वालों का जज्बात आहत हो सकते हैं, क्योंकि गालिब इस्लाम में रूहें इधर उधर नहीं जाती हैं। ये महावीर के रूप में मैंने उस शेर को साबित करने के लिए कहा, इस्लाम पूर्व जन्म में भरोसा नहीं करता है। अगर किसी का दिल दुखता होगा गालिब का, तो मैं ये कह दूंगा कि मैंने उनके लिए नहीं, अभी आप ही के इस पर कह दिया कि गालिब ने ये कहा था कि सुबह को जाम लिया, शाम को तौबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। तो इसी तरह ये हिंदू वोटों को एकीकरण करने के लिए इस तरह की भाषा बोल देता है, मुसलमानों को फुसलाने के लिए बोल देता है, लेकिन करता वही है जो उसका दिल चाहता है। ठीक है, मैं माजरत चाहूंगा गालिब के चाहने वालों से कि ये तो उनके शेर के मफहूम पर मैंने इस तरह कह दिया कि कहीं आत्मा चली गई, जबकि इस्लाम में पूर्व जन्म का कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं। सभी को, पूरे देश को इंतजार है इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे। जिस वक्त हमारी ये वीडियो लोग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये आखिरी चरण का वोटिंग भी तकरीबन खत्म हो चुका होगा।
आपको क्या लगता है? अरविंद केजरीवाल ने एक चैनल पर बैठ करके लिख करके दिया कि इंडिया गठबंधन के 300 से ज्यादा सीटें आएंगी और बीजेपी और उनका गठबंधन जो है वो 200 से कम आएंगी। अलग अलग खुद राहुल गांधी ने 150 सीटें बताई बीजेपी की। आपको अपने तजर्बात की रोशनी में या जो लोग कुछ कह रहे हैं उसकी रोशनी में, हालांकि सारे तजर्बात रखे रह जाते हैं जब ईवीएम का तमाशा होता है, हमने यूपी में और कई जगहों पर देखा है, लेकिन फिर भी इन मौजूदा हालात में आपको नतीजे किस तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो ये बात बताइए, तापमान को नापने के लिए थर्मामीटर होता है, तो चुनाव के रुझान का नापने का भी एक मानवीय थर्मामीटर होता है। आंधी जहां से उठती है वहां से धीरे धीरे भी उठती है, और कभी तेज उठती है तो आखिर में जाकर धीरे धीरे शांत होती है। लेकिन ये आंधी नहीं, ये लू है। लू, गर्मी में लू चलती है ना, तो जो लोगों हाँ। को लग जाती है तो लोग पाना वाना ये वो पुदीना उदीना पीने लगते हैं। ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस भाजपा नहीं है, ये लड़ाई पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं है, ये लड़ाई जनता वर्सेस मोदी है। मोदी के झूठ से तंग आकर के जनता परिवर्तन की लहर में आ चुकी है, और इसका अंदाजा आप लेना चाहते हैं तो कल से तो एजिट पोल आएगा। तो आप पहले एक बात समझिए, एजिट पोल वालों को पैसा कौन देता है? जिसका खाएंगे उसका गाएंगे, इसके अलावा वो क्या करने वाले हैं? और ये सारी चीजों में हम भी बहुत सी जगहों पर गए आए देखे। हवा देख करके भी मौसम वैज्ञानिक कह देते हैं कि हवा में नमी है, यानी आगे बारिश हुई है। हवा गर्म है तो अगर बंद होगी तो बारिश आने वाली है। एक चीज आपको साफ बता दें, ये मोदी विरोधी जनता की लड़ाई है। 1977 जैसा ये रिजल्ट आने वाला है, न 14 वाला आने वाला है और न ये 19 वाला है। समझ लीजिएगा, 14 में रिजल्ट इसलिए आया कि कांग्रेस से लोग तंग आकर के एक नए चेहरे को लाना और झूठ के झूठ में फंस करके लाए। 19 में इसलिए इस तरह का रिजल्ट आया कि पुलवामा के कांड पर शहीदों के चिताओं पर राजनीति की रोटियां सेकी गई। इस बार ऐसा है कि महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता, बेरोजगारी, बेकारी, ये नौजवानों में वो जोश भर दिया है कि अब वो मोदी नहीं, गोदी मीडिया नहीं, अब वो ये चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें कैसे पूरी होंगी और भारत का संविधान की रक्षा कैसे होगी। ये सारी चीजों को देखकर एक आंकड़ा मैं भी दे देता हूं, आप भी ले लीजिए, क्योंकि लड़ाई जो है इंडिया वर्सेस एनडीए है, लेकिन ये लड़ाई असली मोदी वर्सेस जनता है। मैं आपको टोटल बता देता हूं कि भाजपा नहीं, एनडीए 200 तक रहेगी, 200 से ऊपर नहीं जाएगी। एनडीए 200 तक रहेगी, और ये इंडिया जो है 285 तक रहेगी। इंडिया 285 तक रहेगी। बीच में जो चीजें कम घट रही हैं उसमें आपका ममता बनर्जी नहीं शामिल है, आपके नवीन पटनायक नहीं शामिल हैं, उसमें रेड्डी नहीं शामिल है, आंध्रा वाला, समझ रहे कि नहीं? और भी छोटी छोटी दो चार पार्टियां हैं जो उसमें शामिल नहीं हैं। तो ये सब चीजों को जोड़ जाड़ करके ये पूरा 543 के आंकड़े तक आदमी पहुंचेगा। सरकार इंडिया की बनेगी, ये निश्चित है। मोदी प्रधानमंत्री बनने योग्य नहीं है और न बन पाएंगे। चाहे ये, सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये ईवीएम में भी अगर गड़बड़ी करा लेंगे तो भी इस बार इसलिए जाना है कि ईवीएम में 5%, 6% जो वोट बढ़ाए हैं वही गड़बड़ी करेंगे ना, जो आंकड़ा में बढ़ाए हैं 5-6%। यहाँ लोगों में जोश जो है 30-40% अब है, 10 घटाने के बाद भी ये हारने वाले हैं, क्योंकि आंधी और तूफान है ना, हवा नहीं है कि जो कपड़े के पर्दे से रोका जा सके। ये तूफान है
इसके बीच में अगर खिड़की के पल्ले थोड़ा ढीले होंगे तो कांच के टुकड़े भी टूट जाएंगे, इस तरह का है। क्योंकि नौजवान बेरोजगारी से तंग आ चुका है, बेकारी से तंग आ चुका है, किसानों की जो आत्महत्याएं हुई कर रहे हैं हर जगह वो, और जो आंदोलन में इन्होंने 750 किसानों को मार डाला। आपने देखा जिस एरिया के किसान थे, इनको घुसने नहीं दिए, बोले तुम हमको दिल्ली नहीं घुसने दिए तो हम तुमको गांव में कैसे घुसने दें। ये सारे समीकरण को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह इंडिया की सरकार बनेगी, और एग्जिट पोल हो या मामला गोल हो, कुछ भी हो, ये आप मानकर चलिए कि मुंह जिसका खाता है उसका गाता है, ये कहावत है। क्योंकि उसमें क्या बोलते हैं वोट वाला जो है, क्या बोलते हैं उसको? सी वोटर्स। हाँ, तो इसका देशमुख जो है, नाना देशमुख का आदमी है, आरएसएस से इसका संबंध है, तो ये अपने घर को उजड़ता हुआ कैसे बता सकता है? ये बता नहीं सकता है। दूसरे वैसे ही कांग्रेस ने अच्छा निर्णय लिया है कि हमारे कोई प्रवक्ता नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके मुंह में ये बात डाल डाल कर उगलवाना चाहते हैं कि तुम भी मान लो कि यही हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? 4 तारीख का इंतजार कीजिए, और 4 ये बताने वाला है कि इस देश में चारों दिशाओं से यही हवा आ रही है कि झूठा इस देश में अब न रहे, वो जो लोगों को लड़ा रहा है वो न रहे। क्योंकि लोगों में एक भावना पैदा हो गई है, कोई रहे रहे न रहे, लेकिन ऐसा व्यक्ति न रहे जो कभी भगवान बन जाए और विचारों से शैतान बन जाए, इंसान ही नहीं बन पाए तो भारत क्या चलाएगा। बल्कि एक आदमी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो अपना परिवार नहीं संभाल सका वो देश संभालेगा कैसे, और लोगों ने ये भरोसा कैसे कर लिया। हमने कहा भाई जिन्होंने किया उसके बारे में क्या करें, मुसलमान ने तो कभी इस पे भरोसा नहीं किया, लेकिन ये जो भी करना है वो करते रहें। हम भरोसा करते हैं देश के संविधान पर, देश के इंसान पर। हम भारत के लिए जान देने को तैयार हैं। हम भारतीयता से बाहर नहीं हैं, हम भारत के रक्षक हैं। लोग हमें भारत का माने न माने उनकी मर्जी है, लेकिन हम भारत को अपना मानते हैं और मानते रहेंगे। अच्छा, शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, ये आपने एक तरह से ऐलान कर दिया अपने अपने तज्जिए का, अपने तजर्बे की रोशनी में कि 285 या उससे ज़्यादा ही इंडिया गठबंधन के सीटें आ सकती हैं। अच्छा, ये सरकार इस बार अगर इंडिया की आई, मैं अगर अभी भी इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है अभी नतीजे का ऐलान होना बाकी है, तो आपको क्या लगता है, सरकार अच्छी चलेगी या कहीं फिर आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे? शैतान का काम है आपस में झगड़ा डालना, समझ लीजिएगा। सरकार कैसे चलेगी ये बात की बात है। जो वक्त जो है सिखा देता है, वो कोई किताब नहीं सिखाता। मोदी की ईडी, सीआईडी, ईबी ने इतना सिखा दिया है कि अगर ये मिलके नहीं रहेंगे तो जनता फिर से सिखा देगी। समझ लीजिएगा, जनता इनको इसलिए ला रही है कि तुम भेदभाव मानसिकता को त्यागो, भारत को बढ़ाने के लिए काम करो, रोजगार उपलब्ध कराने का काम करो, खाली नौकरियों को भरने का काम करो, महंगाई को रोकने का काम करो, किसानों के उपज के बढ़ाने के साथ उसके भाव को बढ़ाने का काम करो, शिक्षित रोजगार और शिक्षा को एक साथ जोड़ने का काम करो, लोगों के स्वास्थ्य पर विचार करो। जनता इसके लिए दे रही है, जनता इसलिए नहीं भेज रही कि बदला लो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 77 की सरकार पूरी नहीं चली, यही हवा थी। क्यों नहीं चली? इंदिरा गांधी को जेल में भेजने के बाद भावना बदलने लगी, और 77 की सरकार जाकर 79 में गिर गई, 80 में फिर से चुनाव हुआ, फिर इंदिरा गांधी को बहुमत मिल गई। तो जनता इस बार सिखा करके भेज रही है, कुछ भी करो, देश को बढ़ाने के लिए काम करो। और आपको जान करके खुशी होगी कि आज ही 1 तारीख को इंडिया की बैठक हो करके गुप्त ढंग से प्रधानमंत्री का चयन हो चुका है, चयन हो चुका है। और क्योंकि लड़ाई लड़ाने का काम अगर हमारे यहाँ, आप बताइए, नमाज में खड़े होते हैं तो इमाम साहब क्या कहते हैं, कंधा चिपका लो नहीं तो बीच में शैतान ढुक जाएगा। अगर ये सब दिल नहीं चिपकाएंगे तो इनके दिल में मोदी का शैतान ढुक जाएगा, और वो कहीं ना कहीं से लड़ाकर फिर गिराने का काम करेगा। इनको तो ये मान करके जाना है, और इनको जनता मनाएगी, और जनता हर तरह से मना देगी।
जनता ही इनको अच्छे से सरकार चलाने के लिए मजबूर भी करेगी। और जिस तरह से देश की हालत खराब की है इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, जैसे देश को बेच डाला है, मैं बार बार वो ख्याल आता है कि एयर इंडिया इतने कम पैसों में कि इस पर मुंबई का काजमी जो साहब एक बात आती है, एक बात यह आती है कि इसने जो बेचा है उसको वापस लेने का कहां से अधिकार लाएंगे, क्योंकि बेच करके ये नाटक कर दिया। अब हम जिससे लेंगे तो जितना उससे पैसा वसूली है वो वापस करना पड़ेगा ना। हमने इंदिरा गांधी के जमाने में एक चीज देखा था, आपने भी देखा होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कोल माइंसों का राष्ट्रीयकरण किया गया, प्राइवेटेशन को लेने का कार्य किया गया। तो अब उसी को प्राइवेटेशन में देने का काम किया गया, तो उसके लिए भी 2/3 बहुमत चाहिए। ये इनके पास 2/3 बहुमत नहीं रहेगी। लेकिन अगर इस प्रश्न को ये लाते हैं कि पूंजीपतियों के द्वारा जो हमारे संसाधन छीने गए हैं, इन्हें वापस लाकर जनता के संसाधन को बनाना है, तो उसमें भी ये फंसेंगे। अगर साथ नहीं देंगे तो जनता विरोधी हो जाएंगे। इसलिए चाहिए कि उनको ये प्रश्न ला करके आगे बढ़ने का काम करें, और जिन्होंने देश बेचने का काम किया है उनके खिलाफ इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। दोषियों को दोष साबित करा के सजा दिलाने का काम करना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार देश की जनता ये चाहती है कि जिसने भी देश के साथ एक तरह से गद्दारी की है उसको जरूर उसकी सजा मिले। और इस गर्मजोशी से, इस तेज गर्मी में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया है और अपनी बात रखी है, उसके मुताबिक तो जाहिर है देश की भलाई में जो कुछ हो सके और जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां हों ताकि मुल्क ज्यादा बेहतर डायरेक्शन में जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम मुसलसल आप तक जानकार लोगों की बातें पहुंचा रहे हैं ताकि आप लोगों के जहन भी खुले और इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले। जो गोदी मीडिया है वो तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगा। अभी आप लोगों का जहन उलझा हुआ होगा एग्जिट पोल्स में, वो उसमें ना उलझ करके 4 तारीख का इंतजार करें, तब सही जो कुछ नतीजे आएंगे तब आएंगे, उसी पर भरोसा करें। एग्जिट पोल की वजह से ये परेशान ना हो जाएं कि मैंने तो वोट नहीं किया था, शायद किसी और ने वोट कर दिया हो। और हो सकता है जहन को तैयार करने के लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि जहन को तैयार करना मीडिया के जरिए और फिर बाद में बेईमानी कर लेना ये भी बहुत मुमकिन है। इस बात के लिए एक बात आज काजमी साहब, एक बात और आ गई याद में। हाँ। आपको मालूम है कि थल सेना अध्यक्ष का 1 महीना बढ़ाया गया और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बदली गई। दोनों चीज रखिए, यानी आने वाले समय में, और इतना ही नहीं, 2500 सेक्रेटरियों का ट्रांसफर भी उसने कर दिया बैठे बैठे 2 दिन पहले। यानी इसमें करना नहीं चाहिए, कर दिया और रोक दिया क्योंकि चुनाव चल रहा था। यह भी बात एक तरफ इशारा कर रहा है कि श्रीलंका की हालत देखकर ये घबरा न गया हो कि हम ईवीएम के जरिए अगर आना चाहे तो कहीं जनता न ढूक जाए, क्योंकि ये लड़ाई जनता लड़ रही है। इसलिए ये तमाम तदबीरों को करने का काम कर रहा है। आसानी से सत्ता छोड़ने के मूड में वो नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी बात दिखाई दे रही है। जी। बहरहाल पूरे देश को होशियार रहने की जरूरत है, समझदारी से चीजों को समझना और रिएक्ट करना, ये सारी चीजें बहुत ही समझदारी से, जो हमारे संविधान में हमारे हुकूक हैं उसका ख्याल रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल कोई हाथ में ना ले और सही सिमत में चले, और जिस तरह से लीडर्स और जो जिम्मेदारान हैं वो कहें उसको गौर से सुने। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।